गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक मशीन्स की क्लास में हम लोगों ने अभी तक काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पढ़ा, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ा, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की, फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के टर्बो मशीन्स पढ़े। टर्बो मशीन होता क्या है, गैस के केस में क्या होता है, वाटर के केस में क्या होता है, सॉरी गैस और लिक्विड के केस में क्या होता है, पंप क्या होते हैं, फिर पंप के टाइप कौन कौन से हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डायनामिक या मोमेंटम पंप, उनके फिर अदर टाइप्स क्या क्या होते हैं। हम लोगों ने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में काफ़ी कुछ देखा। उसके बाद पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में कौन कौन से पंप आते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, फिर डायनामिक और मोमेंटम पंप पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने रिलेटिव परफॉर्मेंस देखी। दोनों की परफॉर्मेंस में हम लोगों ने कर्व बनाया, उसका कंपैरिजन किया। यहाँ पे पूरी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोगों ने देखा इसको रोटोडायनामिक पंप भी बोलते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जाना। कौन कौन से पाइप पार्ट्स हैं इसके और क्या क्या उसके वर्क होते हैं उनके, ये सब हम लोगों ने देखा। केसिंग के हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़े, वॉल्यूट केसिंग, वर्टेक्स केसिंग और थर्ड हम लोगों ने डाइफ्यूजर केसिंग के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप पढ़ा। इसके पार्ट्स, प्रिंसिपल देखा कि किस प्रिंसिपल पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है। उसके बाद उसकी वर्किंग क्या क्या है, कैसे ये काम करता है। फिर हम लोग आते हैं आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप और बाय इम्पेलर ऑन वाटर। तो ये देखिए एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। उस सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है अगर, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो शाफ्ट के जरिए क्या रोटेट करता है, इम्पेलर रोटेट करता है। तो जो वर्क डन इम्पेलर का होगा वही वर्क डन तो उस सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी होगा, क्यों, वही तो होगा। तो अगर वही होगा तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में वर्क इज डन बाय इम्पेलर ऑन वाटर। ठीक है, इम्पेलर के द्वारा वाटर पे जो वर्क डन होता है हम लोग इसमें देखते हैं। वर्क जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इम्पेलर द्वारा किया जाता है। किस पे किया जाता है, पानी पे किया जाता है, वाटर पे किया जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन ऑन वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग वेलोसिटी ट्रायंगल एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द इम्पेलर। यानी कि इम्पेलर पे हम लोग जानते हैं, ये अगर इम्पेलर है हम लोगों का, इस पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट इस पे डिफरेंट वेन्स लगे हुए हैं। तो इसके रोटेशन से हम लोगों ने एक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि वेन्स पे इम्पैक्ट ऑफ जेट होता है तो कैसे रोटेट होता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन ऑन वाटर ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग वेलोसिटी ट्रायंगल, हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल हम लोग इनलेट पे और आउटलेट पे ड्रॉ करते हैं इम्पेलर के। सेम यही चीज़ें हम लोग टरबाइन में के भी केस में करेंगे। जब मैं टरबाइन के केस में पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। देखिए टरबाइन के केस में और इसमें डिफरेंट बस एक ही चीज़ होती है, डिफरेंस सेंट्रीफ्यूगल पंप और टरबाइन के केस में का जो जो इसके मतलब उसके रनर में और इसके इम्पेलर में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वाटर इंटर्स इन द इम्पेलर रेडियली एट इनलेट फॉर बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ द पंप। ठीक है, इसमें हम लोग अभी बात करेंगे उस बारे में कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो वाटर जो पानी होता है वो इम्पेलर पे रेडियली इनलेट से आता है। ठीक है, इम्पेलर पे रेडियली आता है। किस लिए हम लोग रेडियली इस पे वाटर इंटर करता है इम्पेलर में, क्योंकि उससे हम लोग को बेस्ट एफिशिएंसी मिलती है। यानी कि जो हमें बेस्ट एफिशिएंसी कब मिलेगी, हम लोगों ने एफिशिएंसी का जब हम लोगों ने वेलोसिटी ट्रायंगल में हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था तो हमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कब मिली थी, कब मिली थी जब हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी पे जो हमारा एंगल था वो इनलेट से कितना बना है, मोशन में जब हम लोग का डायरेक्शन ऑफ मोशन से वो कितना एंगल बनाता था। हम लोगों ने देखा था कि इस डायरेक्शन ऑफ मोशन से इस डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा था, इससे वो 90 डिग्री पे एंगल बनाए। तो जब हम लोग का एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू ये एंगल अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो हम लोग को बेस्ट एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, इसी एंगल पे वाटर जो है वो इम्पेलर में एंटर करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग कुछ चीज़ें एज्यूम करेंगे। ठीक है, जैसे कैपिटल एन हमने एज्यूम किया कि स्पीड ऑफ इम्पेलर है। स्पीड ऑफ इम्पेलर किसमें, आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट
1 मिनट में ये इतना n टाइम वो रोटेट करता है। d1 क्या है, डायमीटर ऑफ इम्पेलर एट इनलेट। u1 क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट इनलेट। ये पाई d1 60 के बराबर होता है। अब ये कहाँ से आया, ये एक सवाल बना। ठीक है, तो ये देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब ये देखिए कि हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है पाई इंटू डी। ठीक है, इनलेट पे हमने माना है डायमीटर इम्पेलर का क्या है, d1। तो इनलेट पे हम लोग का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पाई d1। यानी कि एक बार रोटेट करने में जो जो हम लोगों का एक बार में वो हम लोग का कितना दूरी ये तय कर देता है। यानी कि इम्पेलर का अगर हम लोग ये देखें, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे वापस आने में वो कितनी दूरी तय करता है, तो क्या होगा, वो उतनी दूरी करता है जितना कि उस इम्पेलर का सरकमफ्रेंस होगा। ठीक है, तो अगर एक बार में वो पाई d1 दूरी तय करता है, तो अगर 1 मिनट में जो हम लोग बोलते हैं रोटेशन पर मिनट, तो 1 मिनट में अगर वो n बार ये रोटेट हो जाता है तो n टाइम्स में कितना दूरी तय किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हो गया पाई d1 n। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मिनट में, 1 मिनट में इतना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पाई d1 इंटू एन हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन 60। ये 60 क्या है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, यानी कि अगर हम लोगों का ये हो गया वेलोसिटी क्या हो गई, मी एक तरह से अगर हम लोग लीनियरली लेके चले तो मीटर पर सेकंड, ये इसका हम लोग का आ गया कि इतने मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है इनलेट पे। अगर वो आउटलेट का डायमीटर हम लोग का क्या है, d2 है, तो सेम यही फॉर्मूला, ये हम लोग का आउटलेट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो d2 हो जाएगा, ये बाई d2m। तो ये हम लोग का टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट हो गया। एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम लोग मान के चल रहे हैं ये v1 है, हम लोग की एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम लोग की v1 है। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी देखिए v1 मिल गया, हमें हमें u1 मिल गया, वेलोसिटी ट्रायंगल हम लोग जो ड्रॉ करते थे, हम लोग को v1 मिल गया, u1 मिल गया, तो हमें ये vr1 भी मिल जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ट्रायंगल वेक्टर जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटीज का जब एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, तो हमें v1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट है, vr1 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट है, अल्फा क्या है, अल्फा वह एंगल है जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 जो कि इनलेट पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन के बीच का जो एंगल बना रहा है। ठीक है, अल्फा वह एंगल है जो कि किसके किसके बीच बना हो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 और जो मोशन है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये हम लोग का इम्पेलर, ये हम लोग का इम्पेलर है, इस डायरेक्शन में देखिए मोशन हो रहा है, इस मोशन के डायरेक्शन से जो हम लोगों का एंगल बना रहा है, उस एंगल को किससे डिनोट किया गया है, यहाँ पे अल्फा से डिनोट किया गया है। थीटा क्या है, इसको मैं एक बार साफ कर क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। थीटा क्या है, थीटा क्या एंगल है, थीटा जो है वो है क्या, थीटा हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का जो एंगल है उसको डिनोट किया गया है हम लोगों ने थीटा से। यहाँ पे लिखा नहीं बट मैंने लिख दिया, ये थीटा से डिनोट किया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए थीटा हो गया, अब आउटलेट की बात करें तो यही सारी टर्म्स जो है v2 क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट आउटलेट, vr2 क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर एट आउटलेट, बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हमारा हो जाएगा एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी v2 एट आउटलेट विद डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, और फाई क्या हो जाएगा हमारा, फाई हमारा हो जाएगा क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है,
ये है रिलेटिव वेलोसिटी। एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, ये एंगल मेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी टू द मोशन ऑफ द वेव एट आउटलेट। ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा। अब हम लोग फाई एंगल। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम लोगों ने कहा कि ये वाटर जो है एंटर कर रहा है रेडियली। जब वाटर रेडियली इंटर करता है तो हम लोग यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है एंट्री, तो जो अल्फा की वैल्यू हमने कहा वो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री होगी तो वर्ल्ड वेलोसिटी हम लोगों की हो जाएगी क्या, 0। ठीक है, शून्य हो जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। अब देखिए, हमने जो बात की थी कि डिफरेंस क्या होता है टरबाइन में और पंप में। टरबाइन का जो रोटेशन होता है, देखिए टरबाइन के रोटेशन का ही जस्ट रिवर्स, जो जो रोटेशन जो टरबाइन में हम लोगों का जो भी हम लोग का टरबाइन में रोटेशन हो रहा है उसी का जो फ्लो होता है रिवर्स होता है किसमें, टरबाइन का जो फ्लो हो रहा है उसी का रिवर्स फ्लो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रिवर्स ऑफ रेडियली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, यानी कि जो इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन है उसमें जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, वो रिवर्स है किसका, टरबाइन के। ठीक है, बट इन केस ऑफ रेडियली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय वाटर ऑन रनर। यहाँ पे जिस चीज को पंप में हम इम्पेलर बोलते हैं उस चीज को टरबाइन में रनर बोलते हैं, उस पार्ट को। ठीक, वर्क डन बाय वाटर ऑन द रनर पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ स्ट्राइकिंग पर सेकंड। ठीक है, यानी कि रनर पर, एक रनर जो कि पर यूनिट वेट अगर स्ट्राइक कर रहा है हर एक सेकंड में वाटर, तो कितना काम किया जा रहा है हर एक सेकंड में रनर पर। ठीक है, टरबाइन के रनर पर हर एक सेकंड पे वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है वो पर सेकंड जो स्ट्राइक कर रहा है वो पर सेकंड जो इतना वर्क डन लगा रहा है उसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, वर्क डन पर सेकंड बाय वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड। यानी कि जो एक वर्क डन इन रनर द्वारा किया जा रहा है उस वाटर पे उतना ही उसको किससे डिवाइड किया है, कितना वाटर हम लोग का स्ट्राइक कर रहा है हर एक सेकंड में। ठीक है, फिर से मैं दोहराता हूँ, वर्क डन बाय वाटर, वाटर पर पानी के द्वारा रनर पर हर एक सेकंड हर एक यूनिट वेट जो कि स्ट्राइक करता है हर सेकंड पे रनर पे, जितना भी वर्क डन किया जाता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं वर्क डन पर सेकंड बाय वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड। ठीक है, ये क्या है, ये हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तब हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था इस फॉर्मूले को जब हम लोग पढ़ रहे थे इम्पैक्ट ऑफ जेट में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो फॉर्मूला सेम था, बस यहाँ U1 U2 की जगह पे यहाँ पे क्या था, ये हम लोग का U था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्जन टन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे U1 और U2 नहीं, यहाँ पे इनलेट पे और आउटलेट पे जो वेलोसिटी है वहाँ पे सेम हो रही थी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक कॉमन वेलोसिटी ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे इनलेट पे वेलोसिटी क्या है, इनलेट पे वेलोसिटी अलग है और आउटलेट पे वेलोसिटी अलग है, इसीलिए VW1 U1 और VW2 U2 का नाम दिया गया है। ठीक है, अब वेट ऑफ वाटर क्या होता है, अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट को हम लोग क्या कहते हैं, रो इंटू जी, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं v, क्या इसको हम लोग गामा से डिनोट में कर दे रहा हूँ, y मतलब वेलोसिटी है। ठीक है, गामा, गामा इक्वल्स टू हम लोग पढ़ते हैं रो इंटू जी। ठीक है, पर यूनिट वेट, हर अगर एक, जैसे मान के चलिए एक आलू 10 आलू, ठीक है, हम लोग मान अगर ये कहें कि एक आलू का जो वेट है वो 10 ग्राम है। ठीक है, तो 10 आलू का वेट कितना होगा, 10 गुणे 10, यही तो होगा
10 मल्टीप्लाइड बाई 10 यही होगा 10 इंटू 10। अगर एक आलू का वजन 10 ग्राम है तो 10 आलू का वजन कितना होगा 10 × 10। तो वही चीज़ है, हम ये कह रहे हैं कि 1 ग्राम वाटर का जो वेट है वो अगर रो इंटू जी है तो क्यू क्वांटिटी वाटर का जो वेट होगा वो क्या होगा रो जी इंटू क्यू होगा। तो ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, इसको जब हम लोग ये रो से ये रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं और क्या होता है Q इक्वल्स टू क्या होता है Q इक्वल्स टू होता है हम लोगों का A इंटू बी। ठीक है, Q को अगर हम काटेंगे A भी है, ये भी कट जाएगा, तो हम लोग का ये एक इक्वेशन बन जाएगा जो कि क्या है, जो कि है वर्क डन बाय वाटर ऑन द रनर पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ द स्ट्राइकिंग पर्सन। ठीक है, अब देखिए, अब ये है किस केस में, ये है रेडियली इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के केस में। तो अगर हम लोग इसकी बात हम लोग जो है, अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में, अगर ये हम लोग का वर्क डन है किसमें टरबाइन के केस में, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमने क्या कहा रिवर्स होता है, तो जो ये आएगा फॉर्मूला इसी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे करते हैं। देखिए वर्क डन बाय इम्पेलर ऑन वाटर पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग परसेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लगा देंगे, माइनस होगा। वर्क डन इन केस ऑफ टरबाइन रिवर्स होता है क्योंकि उसी का अपोजिट हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा। हम लोगों ने देखिए स्टार्टिंग में ही एंगल कितना लिया है, एंगल हम लोगों ने ले लिया था अल्फा का 90 डिग्री। जब ये लिया था तो ये वी डब्ल्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। अब सोचिए कि अगर एक यूनिट वेट का जो वाटर है उसका इतना वो इतना वर्क डन कर रहा है, एक यूनिट वेट वाटर इतना वर्क डन कर रहा है एक इम्पेलर पे, तो W यूनिट वाटर कितना करेंगे W/G VW2 इंटू U2। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, वेयर W इज वेट ऑफ वाटर रो क्यू जी क्यू, जो अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में बताया हमने। Q क्या है वॉल्यूम ऑफ वाटर, Q क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या है, एरिया हम लोग एरिया और इंटू वेलोसिटी, हम लोग का एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन है। एरिया क्या है, एरिया देखिए एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारे पास ये क्या है विड्थ है, ये हम लोग का सॉरी ये हम लोग का सरकमफ्रेंस है, ये हम लोग का विड्थ है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, ये हम लोग की फ्लो वेलोसिटी है, ये इनलेट पे। ठीक है, और ये आउटलेट पे, ये VW F2 है। ठीक है, ये हो जाएगा इनलेट पे और आउटलेट पे, ये VW/VF2 है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और टी, इक्वेशन नंबर 1 क्या शो कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 ये शो कर रहा है कि हेड इम्पार्टेड टू वाटर बाय इम्पेलर और एनर्जी गिवन बाय इम्पेलर टू वाटर पर यूनिट वेट पर सेकंड, यानी कि कितना एनर्जी इम्पेलर वाटर को दे रहा है, वो दे रहा है एक यूनिट वेट वाटर को कितना दे रहा है, वो इतना दे रहा है। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट यही हम लोगों का था वर्क डन। ठीक है, इतना वर्क डन ये कर रहा है पर यूनिट वेट, अगर हम लोग को वेट दिया है इम्पेलर पे तो इतना कर रहा है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंट डिफिनीशन ऑफ हेड्स एंड इफिशियंसी। अब देखते हैं कौन कौन से हेड होते हैं, तो इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे सेक्शन हेड और डिलीवरी हेड और स्टैटिक हेड। सक्शन हेड क्या होता है, देखिए ये है, हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं, हम लोग का सरफेस है जहाँ से हम लोग पानी ले रहे हैं, इस सरफेस से लेके आई ऑफ द पंप, यानी कि जहाँ तक पानी को खींचा जा रहा है, तो जहाँ तक पानी को पुल किया जा रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी कि आई ऑफ द वेन सेंटर डिस्टेंस, vertical line height of center of line of the centrifugal pump above the water surface of the tank or pump from which water to be lifted, जिस सोर्स से या जिस टैंक से हमें पानी को लिफ्ट करना है उसके सरफेस से सेंटर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग सक्शन हेड बोलेंगे। ठीक है, और सेंटर ऑफ द पंप से जहाँ तक हमें पानी पहुँचाना है, मतलब यहाँ तक पहुँचाना है, तो यहाँ तक का जो हेड होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिलीवरी हेड। ठीक है,
तो डिलीवरी हेड बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप टू द वाटर सरफेस इन द टैंक विच वाटर डिलीवर्ड। ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए हम लोग को पानी पहुँचाना है, तो जो डिलीवरी हेड होगा वो यहाँ तक होगा। ठीक है, स्टैटिक हेड क्या होता है, इन दोनों के एडिशन को सम ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड इज नोन एज स्टैटिक हेड। इन दोनों के एडिशन को हम लोग बोल देते हैं सक्शन हेड। इफिशियंसी को क्या क्या होती है, तीन तरह की इफिशियंसी होती है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी की हम लोग बात करते हैं। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले ये जाने कि मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है। ठीक है, हेड अगेंस्ट विच सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू वर्क, वह हेड जिस पे सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है, तो वो क्या होता है। तीन तरह से इसमें हम लोग निकालते हैं। पहला, हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर टू द वाटर और लॉस ऑफ हेड इन द पंप। कितना पंप में लॉस हो रहा है उसको हम लोग इस पंप द्वारा लगाए गए हेड से हम लोग जब माइनस कर देंगे ये। ठीक है, हेड जितना इम्पेलर जो है पंप का, वो कितना हेड हम लोग का कितना प्रेशर वाटर पे लगा रहा है, उसमें से हम लोग लॉस ऑफ हेड को माइनस कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा मैनोमेट्रिक हेड। ये हम लोगों ने अभी फॉर्मूले में निकाला है, VW2U2 अभी हम लोगों ने देखिए इस फॉर्मूले में यहाँ निकाला था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे, तो अगर लॉस ऑफ हेड जीरो है तो ये ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, मैनोमेट्रिक हेड हो जाएगा। अब देखिए दूसरा इक्वेशन, अगर मान लीजिए इस जगह पे निकालना है, ये हम लोग का आउटलेट है, यहाँ पे तक हम लोग को पानी पहुँचाना है और ये इनलेट यहाँ तक। ठीक है, तो इस जगह पे टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ द पंप एंड माइनस टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पंप। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, टोटल हेड क्या होगा, पोटेंशियल हेड प्लस वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये कौन सा इक्वेशन है, ये था हम लोगों का बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, इस बर्नौली इक्वेशन से हम लोग इनलेट पे और आउटलेट पे हेड निकाल देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, यही हम लोग का मैनोमेट्रिक हेड हो जाएगा। और एक तीसरा होता है क्या, मैनोमेट्रिक हेड निकालने के लिए तीसरा हम लोगों का होता है, आप लोग खुद देखिए क्या होगा। यहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचाना है तो कौन कौन सी चीज़ें काम करेंगी, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, HS प्लस HD प्लस सक्शन हेड पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल हेड एट सक्शन, और डिलीवरी पाइप में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो, और इसकी जो डिलीवरी करने के लिए जो वेलोसिटी की जरूरत है, वेलोसिटी हेड, इन सबको जोड़ देंगे तो हम लोग का मैनोमेट्रिक हेड मिल जाएगा। देखिए HFS क्या है, फ्रिक्शनल हेड लॉस इन सक्शन पाइप, फ्रिक्शनल हेड लॉस इन डिलीवरी पाइप और वेलोसिटी हेड लॉस हेड इन वर्टिकल पाइप इन डिलीवरी पाइप। ठीक है, तो ये हम लोग का मैनोमेट्रिक हेड आ जाएगा। जब हमें मैनोमेट्रिक हेड आ जाए पता चल जाएगा तो एफिशिएंसी पता चल जाएगी। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, मैनोमेट्रिक हेड अपॉन हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड टू द हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर इज नोन एज मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। इसको हम लोग ईटा मैनोमेट्रिक से या फिर ईटा मैन से डिनोट करते हैं। मैनोमेट्रिक हेड HM है और हम लोग के हेड इम्पार्टेड बाई इम्पेलर, ये भी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही डिराइव किया है। तो इतना हेड हम लोग का इम्पार्ट करता है इम्पेलर, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का फॉर्मूला मिल जाएगा मैनोमेट्रिक हेड का। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये देखिए, इसमें जब पानी आ जाता है इम्पेलर को, अगर हम लोग ऐसे पानी ना इसमें रहे तो ये जो इम्पेलर है हम लोग का वो ज़्यादा तेज रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि इम्पेलर का जो खुद का पावर है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है जितना वो वाटर पे लगता है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी, पावर एट द इम्पेलर इज ऑफ द पंप इज ग्रेटर देन द पावर गिवन टू वाटर एट आउटलेट ऑफ द पंप। यानी कि आउटलेट पे जो पानी को दिया जा रहा है उस पर कम पावर जाता है जितना पावर से ये अपना इम्पेलर रोटेट करता है। ठीक है, पावर गिवन टू द वाटर एट आउटलेट डिवाइडेड बाय पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर का जो रेशियो होता है वो हम लोग निकालते हैं। अब वो निकालेंगे तो क्या होगा, पावर गिवन टू द वाटर एट आउटलेट, कितना वर्क दिया जा रहा है वो क्या आएगा। अब देखिए ये है W इंटू एच एम, एच एम क्या है, ठीक है, एच एम हम लोगों का है क्या, मैनोमेट्रिक है, W क्या है, वेट है,
तो देखिए इसको, इस पानी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना करना पड़ रहा है, कितना इसको पावर देना पड़ रहा है, इतना पावर देना पड़ रहा है। फिर 1000 से डिवाइड कर दिया है, क्यों? क्योंकि किलोवाट में है। जब किलोवाट्स में नहीं होता, सिर्फ वॉट में होता, तो ये हम लोग का 1000 नहीं होता, ये यही होता। WHM इंटू क्या होता, वॉट। अब देखिए पावर गिवन टू वाटर एट आउटलेट, ठीक है, पावर गिवन टू वाटर एट आउटलेट, पावर कितना पावर वाटर को दिया जा रहा है आउटलेट पे, वो इतना है। पावर एट द इम्पेलर, इम्पेलर पे पास वर्क डन बाय इम्पेलर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1000, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पावर ऑफ द इम्पेलर है, ठीक है। टोटल वर्क डन की बात हो रही है, तो W बाई जी, ये भी हम लोग ने टाइप किया है, V2 VW2 U2 अपॉन 1000। इन दोनों को जब इस, और यहाँ पे क्या था, इस इक्वेशन में जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो WHM बाई 1000 WV W2 U2 अपॉन 1000, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का मैनोमेट्रिक हेड का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द इम्पेलर टू द पावर ऑफ द पावर एट द शाफ्ट। अब ये देखिए, हम लोगों ने बात की थी मोटर जो होता है, हम लोग एक मोटर को इलेक्ट्रिक या किसी भी तरह का सोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये शाफ्ट रोटेट करता है। इस शाफ्ट के रोटेशन से हम लोग का इम्पेलर रोटेट करता है, ठीक है। यानी कि इस शाफ्ट पे हम लोग पावर ज़्यादा देते हैं, और वो किससे ज़्यादा देते हैं, जितनी तेज से इम्पेलर रोटेट कर रहा है। यानी कि इस, ये ज़्यादा तेज रोटेशन इसमें होता है, शाफ्ट में रोटेशन ज़्यादा तेज होता है किसकी अपेक्षा, इम्पेलर की अपेक्षा। यहाँ पे ये भी हमने लिखा है, पावर एट द शाफ्ट इज ग्रेटर देन द पावर अवेलेबल इन द इम्पेलर, ठीक है। अब देखिए, तो वर्क डन बाय इम्पेलर कितना है, वो अभी हम लोगों ने वर्क डन बाय इम्पेलर निकाला, वर्क डन बाय 1000, और अपॉन शाफ्ट पावर कर देंगे तो हम लोग का मैकेनिकल एफिशिएंसी आ जाएगी, वेयर SP इज शाफ्ट पावर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ओवरऑल एफिशिएंसी। अब देखिए कितना वेट ऑफ पावर लिफ्टेड मल्टीप्लाइड बाय HM, ये अभी हम लोग पिछले बात किए थे इसमें। यहाँ पे देखिए, पावर गिवन टू वाटर, पावर गिवन टू वाटर एट आउटलेट, आउटलेट पर कितना पावर हम लोग इस वाटर को दे रहे हैं, जितना वेट है, और जितना उस वेट को उठाने के लिए हम लोग को हेड की जरूरत पड़ रही है, उसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ है, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, वेट ऑफ पावर लिफ्टेड मल्टीप्लाइड बाय HM बाई 1000, ठीक है। अब देखिए पावर इनपुट टू द पंप, ठीक है, पावर इनपुट, जितना पावर इनपुट को दिया जा रहा है, और पावर सप्लाई टू द पंप, पावर इनपुट टू द पंप और पावर सप्लाई टू द पंप, ये बराबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग जो मोटर रोटेट कर रहा है, वो वो मोटर क्या हो रहा है, कितना इसमें पावर होगा, इतना ही तो पावर होगा जितने में, जितना पावर इस शाफ्ट का होगा, तो इस शाफ्ट का पावर क्या होगा, वो इनपुट पावर के बराबर होगा। इनपुट पावर क्या है, जितना पावर हम लोग उसको सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग सप्लाई तो इवन यही इसी इतना ही पावर कर रहे हैं जितने पे हमारा शाफ्ट रोटेट कर रहा है। इस शाफ्ट के रोटेशन से हम लोग का इम्पेलर रोटेट करता है, तो इतना पावर ही हम देते हैं कि हमारा ये शाफ्ट रोटेट कर सके, और शाफ्ट के साथ साथ हम लोग का इम्पेलर भी रोटेट करना स्टार्ट हो जाए। तो पावर इनपुट कितना क्या होगा, पावर सप्लाई टू द पंप, और ये पावर सप्लाई टू द पावर हम लोग कितना सप्लाई करेंगे पंप में, जितना कि उस शाफ्ट को घुमा सके, ठीक है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क डन, टोटल वर्क डन अपॉन शाफ्ट पावर। टोटल वर्क डन कितना है, वेट ऑफ पावर, जितना पानी को उठाने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी, उतना ही उसका पावर है, उतना ही पावर हमको चाहिए। तो आउटपुट अपॉन इनपुट हम लोग करते हैं, तो आउटपुट क्या है, आउटपुट हम लोग का क्या चाहिए, 1 WHM अपॉन 1000 अपॉन शाफ्ट पावर। अब देखिए इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन से, और हम लोगों के इस इक्वेशन से हमें तीन चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या मिल रही है, इन तीनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी टू द मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी का जो प्रोडक्ट होता है वह किसके बराबर होता है, वह बराबर होता है ओवरऑल एफिशिएंसी के, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही, हम लोग कल मिलेंगे। तो आज का जाते जाते हमारा
ध्यान, द डेविल विस्पर्स यू कांट विदस्टैंड द स्टॉर्म, द वॉरियर रिप्लाइड आई एम द स्टॉर्म। जिंदगी में कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं जब लोग आपको कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते या आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, या कहते हैं ना तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये चीज उस समय हमेशा अपने दिमाग में रखना कि वो लोग तुम्हारे लिए एक तरह से डेविल ही हैं, जो कि तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम तूफान का सामना नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि लोग जो कहते हैं ना कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए डेविल ही है एक तरह से। और वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा और आप इस तूफान का सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, उस वक्त हम ये सोचते हैं यार, कभी कभी उन लोगों की कही बातें हमें इतनी चोट पहुंचा जाती हैं कि हम खुद में सोचने लगते हैं, हमारा विश्वास हिल जाता है और हम ये सोचते हैं कि यार सच में हमसे ये काम नहीं हो पाएगा क्या। ठीक है, लेकिन आपको ये बात जाननी चाहिए कि आप खुद जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज़्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप पे भरोसा रखना और ये कहना कि अगर कोई आपसे ये कहे या कभी भी आपके जीवन में ये आए कि यार तुम इस तूफान का सामना नहीं कर पाओगे, तुम्हें ये लगे कि तुम इस तूफान का सामना नहीं कर पाओगे, तो उस इंसान से या से भी ये कहना, और अपने आप से भी हमेशा उस समय अपने आप से क्या कहोगे, ये नहीं कहोगे कि आप उस तूफान का सामना नहीं कर पाएंगे, उसकी बात पे मत ध्यान देना या किसी की भी बात पे, या अपने आप पे ही ये मत सोचना लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो ये सोचो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या हम ये इतनी बड़ी मुसीबत है इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस समय अपने आप से कहना कि ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही छोटी है, क्योंकि एक वॉरियर की तरह सोचना, एक योद्धा की तरह सोचना कि वो प्रॉब्लम जो भी तुम्हारे ज़िंदगी में आई है वो बहुत ही छोटी है, और ये तूफान मेरे सामने खुद कुछ भी नहीं है, मैं खुद एक तूफान हूँ। ठीक है, तो अगर कभी ये हो कि आप किसी तूफान का सामना नहीं कर पाओ, कभी आपको तो कोई कहे या फिर आपके दिमाग में आए कि यार, कभी दूसरों की बातों में हम लोग आ जाते हैं अक्सर कि कोई कहता है कि आपसे ये चीज़ नहीं हो पाए, तो ये मत सोचना कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो, कि यू कांट विदस्टैंड द स्टॉर्म, आप उस तूफान का सामना नहीं कर पाओ। अपने आप से ये जरूर कहना कि आई एम द स्टॉर्म, मैं खुद एक तूफान हूँ, ऐसे ऐसे छोटे मोटे तूफान तो आते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने टाइम पे। ठीक है।